बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जौहर टाउन। आज हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 5 सॉलिड्स की। और सॉलिड्स के अंदर लास्ट टाइम हमने ये बात कर ली कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आगे बात करने से पहले मैं कुछ आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग क्या है आजकल, बताइए कुछ। 4 to 8। इसमें कितनी क्लासेस होती हैं भाई? 4 क्लासेस होती हैं? चारों हो रही हैं आजकल? अच्छा, तो एक बात जो है ना, वो मेरी आप जो है ना इसको ध्यान से समझें कि 4 से 8 का जब टाइम है ना, तो आपने ये समझना है कि आपके पास 4 घंटे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। अब उन 4 घंटों में आपने ऑनलाइन क्लास पढ़नी है। अगर तो ये हो कि 8 बजे की बजाय 9 बज जाएँ या 4 बजे की बजाय 3 बज जाएँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जो है हम भर दें मैसेजेस से। 4 से 8 की बेस में 4 क्लासें हो जाएँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हों, तो काइंडली बिला वजह ये जो लंबे-लंबे मैसेज है ना, ये आप ग्रुप में ना किया करें। बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कि जो है ना कोई आपको एक आदमी हमारा मुसलसल डिप्यूट हो इस काम पे कि वो आपको ये बता रहा हो कि सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने की आपने भी जो है थोड़ा-सा शो करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, सारी मेरी नहीं है या हमारी नहीं है। तो इसको समझें आप। ठीक है ना? तो ये ज़रा ध्यान में रखें कि इस तरह नहीं होता काम कि जनाब ओ हो 2 मिनट कहाँ लग गए 2 मिनट। तो 2 मिनट लगते हैं। जब इंसान होते हैं तो वो इसी तरह चलते हैं। तो वी आर नॉट रोबोट्स। ठीक है ना जनाब? तो माइंड इट, ध्यान रखें कि आप जो है ना ये जो पूरा-पूरा मैं अब चैट ही देखता रहूँ बैठा हुआ मैं। ठीक है ना भाई? तो आपका सिलेबस देख लें, अभी भी आगे ही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पीछे नहीं चल रहा। तो जनाब-ए-आली, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की 10 प्रॉपर्टीज हमने देखी। जी, कोई सवाल आ गया जी? अच्छा, यहाँ पर जी ये जो सवाल है इसका ओरिजिन मैं बता देता हूँ। एफएससी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन, वहाँ हमें ये बताया जाता है कि एक लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास मौजूद है, वो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये वो उसने ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन वो उसकी बात की सेंस ये है कि शायद एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन के लिए चाहिए, दूसरा लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन के लिए चाहिए। तो शायद ये उससे ऐसा नतीजा निकल रहा है, उस बात से ऐसा नतीजा निकल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो तो एक केमिकल बॉन्डिंग की टाइप है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज नॉट ए टाइप या इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गई जी बात? सही है। चलिए, बेहतर हो गया। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो HCl है, HCl का एक मॉलिक्यूल आ गया और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया है HCl का, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये जो फोर्सेस हैं इन्हें वो कहता है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं HCl को टू बी एक परफेक्टली लीनियर स्ट्रक्चर, सारे एटम लीनियर फॉर्म में लगे होंगे, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है वो कहता है कि ये मॉलिक्यूल्स को अनरेस्ट में रखती है, मूवमेंट में रखती है। इस तरह वो कभी भी सीधी लाइन में अलाइन नहीं हो सकते, वो थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहते हैं। ये इस बात का मतलब है जी। ठीक है जी बात, ये भी सही हो गया। एक छोटी सी बात हम यहाँ कर लेते हैं, और वो ये है कि क्रिस्टल लेट, जी जी बताइए, क्या सवाल था जनाब?
सवाल जो पूछा इन्होंने उसका ओरिजिन है थर्मोकेमिस्ट्री। सवाल के 2 पार्ट हैं जिसमें एक मिसकंसेप्शन यहाँ पर शामिल हुई। इन्होंने कहा कि एक तरफ हम कहते हैं कि इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरी तरफ हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि थर्मोकेमिस्ट्री हमें जनरली ऐसा फील करवाती है कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस यूजुअली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस यूजुअली स्पॉन्टेनियस होते हैं या शायद हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं जी कि जो हमारे जहन में ये परसेप्शन है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट चाहिए होगी, तो फिर वो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये परसेप्शन ठीक नहीं है। असल में एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, यानी कि कितनी हीट उस अमल को चाहिए, क्योंकि एवेपोरेशन के लिए बड़ी ही कम एनर्जी चाहिए होती है और ये इतनी कम एनर्जी है कि वो माहौल में अवेलेबल है, जिस सराउंडिंग में, जिस एम्बियंस में वो लिक्विड पड़ा हुआ है उस माहौल से अवेलेबल है। जैसे कि आप कपड़े को सुखाने के लिए रख दें कहीं पर गली के अंदर या अपनी छत पर, तो वो खुद ही सूख जाता है, क्योंकि माहौल के पास इतनी एनर्जी है कि वहां से एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है और खुद ब खुद हो सकता है, आप नहीं उसे करवा रहे, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस भी है और एक्सोथर्मिक भी है। डन है जी बात। जनाब एक पॉइंट ये है कि क्रिस्टल जब भी कभी ग्रो करती है तो वो एक खास शेप में ग्रो करती है और द शेप इन विच अ क्रिस्टल ग्रोज उसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल को मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूं और पेपर में भी शायद इसी तरह पूछी जा सकती है। शेप ऑफ यूजुअल ग्रोथ, यूजुअल ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल जिस हालत में आमतौर पर बनती है उसे आप कह देते हैं कि ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल है। और हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट चेंजेस ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। अगर आप इम्प्योरिटी डाल देंगे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी बात। ये आपने दूसरी बात यहाँ से सीख ली। हैबिट ऑफ क्रिस्टल में इतनी ही बातें हैं। एक मिसाल दी हुई है, लाइक सोडियम क्लोराइड की क्यूबिक जो क्रिस्टल की हैबिट है वो चेंज हो जाती है यूरिया डालने से और वो हो जाती है नीडल लाइक। अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक। जी जी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं करनी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन एलोट्रॉपी शो कर रहा है, इससे ज़्यादा उनकी जो शेप्स वगैरह हैं या उनकी जो ट्रांजिशन टेम्परेचर्स वगैरह हैं, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। सल्फ़र के लिए 95.5 है, टिन के लिए 13.2 है, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए 128 है, ये सब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि सल्फ़र एलोट्रॉपी शो करता है, लाइक, और हमें पता है कि टिन एलोट्रॉपी शो करता है, कार्बन एलोट्रॉपी शो करता है। इतना भी पता हो तो काफ़ी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। क्रिस्टल लैटिस होती है जी थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली होते हैं, दे रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है जनाब। अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। अरेंज्ड, ये सब कैसे लगे हुए हैं, ये जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे लगे हुए हैं, दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो करने वाला हूँ, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस किस स्पीशी की किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ये हमें पेपर में पूछा जा सकता है। पहले मैंने एक डेफिनेशन बता दी कि क्रिस्टल लैटिस जो है ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स शो कर रहे होते हैं या तो एटम्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ वो है NaCl की। दूसरी एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है ऑक्सीजन की। तीसरी एग्जाम्पल जो यहाँ पर है वो है डायमंड की। ठीक है जनाब, डायमंड की एग्जाम्पल आ जाएगी। तीन एग्जाम्पल के बाद चौथी एग्जाम्पल है यहाँ पर
आयरन की। ठीक है जनाब, इसके साथ 4 ऑप्शन है, 4 इसके साथ हैं, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, हर एक को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। क्रिस्टल लैटिस के बारे में सवाल क्या पूछा जा सकता है? इस क्रिस्टल लैटिस के बारे में आपको इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि a crystal of sodium chloride has at each point in the lattice which of the following? Which of the following is present at each point in a crystal lattice of NaCl? अगर NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस हो तो उसमें हर पॉइंट पर कौन सी चीज मौजूद होगी? अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा? चार्ली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी चार्ली ऑप्शन हो सकता है। चार्ली ऑप्शन क्यों हो सकता है? इसलिए कि NaCl is an example of ionic solid, और आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो भी क्रिस्टल लैटिस होगी उसके हर पॉइंट पर कोई आयन होगा और सिर्फ एक ही आयन होगा, यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड है इसमें दो आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरा NaCl आ जाए। जो बात NaCl के बारे में सही है वही हर आयोनिक सॉलिड के बारे में सही है। हर आयनिक सॉलिड के लिए एक आयन एक कोने पर होता है, दूसरा आयन दूसरे कोने पर, लेकिन एक वक्त में एक जगह पर एक ही आयन होता है। अगर यही सवाल हमें ऑक्सीजन के बारे में पूछ लिया जाता तो फिर हम क्या कहते कि हर कोने पर। जी, कॉर्नर, अच्छा कॉर्नर जो होता है वो जो कंसेप्ट है वो आ रहा है क्रिस्टल का जो सिस्टम है, जिसे ब्रेविस लैटिस या सेवन क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। हर पॉइंट जो है ना, वही पॉइंट असल में अगर आप देखें तो वही पॉइंट कॉर्नर बनाता है, वही फेस बनाता है, वही एज बनाता है। सारा कुछ उसी पॉइंट से बनना है, तो हमें चाहे कॉर्नर पूछ ले या फेस पूछ ले या पूछ ले एज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमने यही कहना है कि आयोनिक क्रिस्टल के अंदर हर पॉइंट पर, हर पॉइंट कौन-सा हो सकता है? वो कॉर्नर भी हो सकता है, वो एज भी हो सकता है। उस पर या तो सोडियम आयन होगा या क्लोराइड आयन होगा। ठीक है जनाब? ये बात हमें पता लग गई। ऑक्सीजन सॉलिडिफाइड फॉर्म में आपके पास है और उसमें जो है वो क्या आपको लगता है कि क्या ऑप्शन सही है? Which of these is present at each point in the three-dimensional array of crystal lattice? बीटा कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर ने बीटा कहा, कुछ ने डेल्टा भी कहा, लेकिन बीटा ज्यादा अच्छा लग रहा है। बीटा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं यहाँ पर ऊपर जो है ना वो अहम इंफॉर्मेशन साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ कि आयोनिक सॉलिड में हमेशा कोई आयन होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमेशा कोई मॉलिक्यूल होता है जो किसी कोने पर मौजूद होता है और पूरा ही मॉलिक्यूल मौजूद होता है। इसलिए बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होगा हर कॉर्नर पर। इसके साथ ही मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की काफ़ी सारी एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि उनमें से कोई भी अगर आपको आए और उसके बारे में क्रिस्टल लैटिस का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, सल्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, सुक्रोज मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है। ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं और ये सब के सब जब ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर पाए जाएंगे तो एट ईच पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हमें मिलेगा एक पूरा मॉलिक्यूल मिलेगा। चलते हैं आगे। कौन सा जी? वैक्स मॉलिक्यूलर सॉलिड जी, इसीलिए डेल्टा ऑल ऑफ दीज प्रेप बुक का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऑप्शंस के अंदर आयोडीन भी है, ऑप्शन के अंदर वैक्स भी है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वहां टिक हुआ है अगर आपने प्रेप बुक पढ़ी है अभी तक तो।
जनाब अली डायमंड आ गया। डायमंड में हमें पूछ रहा है कि या कार्बन होगा या C2 होगा या C3 होगा या C4 जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कौन सा विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट एट ईच पॉइंट? जी अल्फा कह दिया। अल्फा क्यों कह दिया इन सब लोगों ने? क्योंकि डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोवलेंट सॉलिड। ये बात तो इतनी मजेदार नहीं लगी, लेकिन डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एटॉमिक सॉलिड। ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उन्हें एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं, और उन्हें एटॉमिक सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी क्रिस्टल लैटिस में हर एक पॉइंट पर एक एटम मौजूद होता है, इसलिए इन्हें एटॉमिक सॉलिड कहते हैं। तो डायमंड क्योंकि एक कोवेलेंट सॉलिड है, एक एटॉमिक सॉलिड है, इसलिए इसमें हर पॉइंट पर एक एटम लाइक कार्बन एटम जो है वो मौजूद है। तो आयरन जो है वो कैसा सॉलिड है जी? आयरन एटॉमिक सॉलिड है। आयरन मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो मेटल कर्नल्स हैं यानी कि मेटल एटम्स हैं वो हर पॉइंट पर मौजूद होंगे। ये सब बातें हमने समझ ली, और ये सब बातें समझने के बाद हमें क्रिस्टल लैटिस का पता लग गया। एक चीज नहीं पता लगी, वो ये है कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल जो है वो होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है? ये है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का सबसे छोटा पोर्शन है, और इस सबसे छोटे पोर्शन के पास 6 चीजें होती हैं जी। इस छोटे पोर्शन के पास 6 चीजें हैं, जिनको मिलाकर नाम दिया जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलो जी ओ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, ये है ना बात। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अंदर होते हैं 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के अंदर 3 लेंस हैं जिनके नाम हैं ए बी सी। 3 एंगल्स हैं जिनका नाम है अल्फा बीटा गैमा, और ये 6 के 6 मिलकर स्पेसिफाई करते हैं, दे स्पेसिफाई यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल अगर स्पेसिफाई हो जाएगा तो यूनिट सेल स्पेसिफाइज क्रिस्टल लैटिस। वो क्रिस्टल लैटिस को एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गई जी बात। यूनिट सेल, यहां से सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है, हालांकि बड़ा बेसिक सा है, लेकिन हमने लास्ट टाइम ये सवाल पूछा अपनी जो सेशन है उसके अंदर, और उसमें सवाल हमने ये पूछा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज। तो ऑप्शन ऑब्वियसली यूनिट सेल होना चाहिए था, लेकिन हमने साथ एक और ऑप्शन भी डाला, और वो था लैटिस पॉइंट। तो स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा कि लैटिस पॉइंट जो है असल में 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, तो शायद लैटिस पॉइंट सही आंसर है। लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। उसे यूनिट सेल कहते हैं, उसे लैटिस पॉइंट नहीं कहते। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which has all the properties of crystal lattice is known as unit cell। ये बात उम्मीद है आप तो पहुंच गई है हमारे तवज्जुह से इंशाल्लाह। और अब हम चल पड़े हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ गई कि जनाब हमने कुछ प्रॉपर्टीज को जिक्र करना है। यहाँ पर कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी जगह लग रही है। प्रॉपर्टीज को जिक्र करना है, और प्रॉपर्टीज जिनकी मैं बात करूँगा उन्हें मैं कंपेयर करूँगा ना सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स के लिए, बल्कि मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए भी करूँगा, क्योंकि टॉपिक हमारे पास ये दोनों ही सिलेबस का पार्ट हैं, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में मैंने देखना है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कौन सी हैं सॉलिड्स के अंदर। आयोनिक सॉलिड्स की बात की जाए तो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिन्हें आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उन्हें कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आपको मिलती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस।
वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उसके अंदर अब मैं आपके सामने फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। आपको पेपर में पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन जब आ जाती है तो पेपर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस में कौन सी फोर्सेस अवेलेबल हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डाइपोल फोर्सेस की। जैसा कि HCl अगर सॉलिड हो तो उसमें डाइपोल फोर्सेस होंगी। डाइपोल फोर्सेस के बाद आएंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में हम मिसाल देंगे आयोडीन की, फास्फोरस की, सल्फर की। ठीक है जनाब, ये सब के सब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर फोर्सेस की मिसालों में आ गए। तीसरी बड़ी फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर हम मिसाल देंगे वाटर की, वाटर के बाद ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज वगैरह की, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां से देखिए कितना ही जबरदस्त सवाल अगर ऐसा बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैन डर वाल्स फोर्स इज नॉट अवेलेबल इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऑप्शन में आ जाए डाइपोल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और चौथी कौन सी आ जाएगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो आपने कह देना है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स उस वक्त होती है जब एक मॉलिक्यूल पोलर हो, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है तो वो तो एक सब्सटेंस हो गई, दूसरा नॉन पोलर है तो वो दूसरी सब्सटेंस हो गई। यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कंपाउंड्स के अंदर नहीं होती बल्कि मिक्सर्स के अंदर होती हैं, जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ फोर्स बनाता है। जैसा कि आपने देखा है कि आपको यहाँ एग्जांपल हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की दी थी, HCl और आर्गन। भाई HCl एक सब्सटेंस है, आर्गन दूसरी सब्सटेंस है, यानी कि मिक्सर्स के अंदर होती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स प्योर कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस नहीं होंगी। यहां तक की बात पता लग गई जनाब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली वैन डर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है। फोर्सेस के बाद हम आगे आ गए हैं, और फोर्सेस के बाद हमने देखने हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। उन जनरल प्रॉपर्टीज में मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट की, मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी की, मैं बात कर रहा हूं हार्डनेस की। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और हार्डनेस जो है वो हाई होती है, ज्यादा होता है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लो होता है। उनके मेल्टिंग पॉइंट लो है, उनकी डेंसिटी लो है, उनकी हार्डनेस भी कम है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी वोलाटिलिटी जो है, इसके क्या हालात हैं, वोलाटिलिटी इनमें होती है लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। बात की जाए अगर आयोनिक सॉलिड्स की कंडक्शन की, कंडक्शन, तो कंडक्शन के तीन हिस्से बन सकते हैं। कंडक्शन के तीन हिस्से कौन कौन से हैं? एक है सॉलिड फॉर्म में कंडक्शन, आप कहेंगे नॉन कंडक्टर, सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर। लिक्विड फॉर्म के अंदर आप कहेंगे कंडक्टर, सॉल्यूशन फॉर्म में आप कहेंगे कि कंडक्टर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्टर नहीं होते किसी भी हालत में। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल भी देखने से ताल्लुक रखता है हमारे पास पास पेपर में, हमारे जो पास पेपर हमने पिछले सालों में बनाए थे उसमें सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि लेड और लेड सल्फेट जो पानी में हल किया गया हो, लेड और लेड सल्फेट जो पानी में हल किया गया हो, आर कंडक्टर्स ड्यू टू, ये क्यों कंडक्टर हैं? ऑप्शन हमने ये दे दिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर हैं, या ये फ्री आयंस की वजह से कंडक्टर हैं, या ये फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से कंडक्टर हैं, या ये हाई मॉलिक्यूलर मैस की वजह से कंडक्टर हैं। क्या लगता है? सवाल बड़ा पेचीदा, और उम्मीद है कि आप सही आंसर दे देंगे। जी जनाब,
लेड एंड लेड सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन आर कंडक्टर्स ड्यू टू, सोच कर बताइएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अल्फा ऑप्शन कहा आपने, बाकी लोग क्या कहते हैं? फ्री आयन भी कह दिया किसी ने, बीटा भी कह दिया। अल्फा जी, वो कहते हैं अल्फा है। अल्फा पर जो है वो ताला लगाते हैं, लॉक करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं लग रही। ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हमें। ज़्यादा अच्छी बात कौन-सी है? ज़्यादा अच्छी बात है जी चार्ली। वजह क्या है? इसलिए कि लेड इज़ ए मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जबकि लेड सल्फेट इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कंडक्शन होती है तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन या फ्री आयंस वाली कंडक्शन कहते हैं। यानी कि लेड में है इलेक्ट्रॉन और लेड सल्फेट में है आयंस। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस को मिलाकर हमने क्या वर्ड बना लिया? चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन भी चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव आयन भी चार्ज पार्टिकल है। सो चार्ली इज द राइट आंसर कि लेड एंड लेड सल्फेट आर कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री चार्ज पार्टिकल्स। सही है जनाब। इस तरीके हाई मोलर मैस का कंडक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है जी, इसलिए डेल्टा नहीं होगा। आ, जी, वाटर वाटर जो कंडक्ट करता है तो वाटर तो बड़ा पुअर कंडक्टर है एक तो जी, और दूसरा अगर वो कंडक्टर हो भी तो उसके पीछे उसके आयंस होते हैं। आयंस तो फिर भी आ गए, चार्ज पार्टिकल्स तो फिर भी आ गए। तो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही हमने कहा कि लेड और लेड सल्फेट दोनों कंडक्टर हैं, क्योंकि उनमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं। समझ गए जी बात। आगे चलते हुए, जैसे हमने कंडक्शन की बात की, वैसे हम बात करेंगे सॉल्यूबिलिटी की। सॉल्यूबिलिटी में भी आयनिक सॉलिड की दो बातें हैं। एक टर्म है जिसे मैं कह रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी। एक टर्म है जिसे मैंने नाम दे दिया हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो आप कहेंगे कि कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाए तो आप कहेंगे कि कंपाउंड जो है वो इनसॉल्यूबल है। इस बात को समझ लेते हैं साथ के साथ। होता यह है कि जब आप एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर Na है पॉजिटिव वाला, Cl है नेगेटिव वाला। जब किसी सब्सटेंस को पानी में हल किया जाता है तो इस या किसी भी चीज में हल किया जाता है तो इसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बॉन्ड ब्रेकेज, दूसरा स्टेप होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों लिख लेते हैं। एक होगा बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड का टूटना। एक होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, नए बॉन्ड का बनना। ये स्टेटमेंट हम थर्मोकेमिस्ट्री में तो आपको बार बार बताएंगे, अभी वैसे ही बता रहा हूं कि बॉन्ड ब्रेकेज दुनिया में कभी भी कहीं भी हो तो वो एंडोथर्मिक होती है, यानी कि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन दुनिया में कभी भी कहीं भी हो तो वो एक्सोथर्मिक होती है, उसमें हीट रिलीज होती है। अब मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम क्लोराइड ने पानी में हल होना है तो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड टूटेगा। आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी है, और जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर आयंस जो हैं वो वाटर के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे। इस अमल को कहते हैं हाइड्रेशन, और इस अमल से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई और लैटिस एनर्जी कम हुई, इसका मतलब है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हो रही है, ज्यादा फ्रूटफुल है। और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी फ्रूटफुल नहीं थी, इसलिए वो बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। अगर नए बॉन्ड अच्छे बन रहे हैं पुराने बॉन्ड के मुकाबले में तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अगर पुराने बॉन्ड ही अच्छे थे, लैटिस एनर्जी ही ज्यादा थी, पानी उसे हल करके कोई फायदा हासिल नहीं कर रहा, तो फिर आप कहेंगे कि कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। ये बात पता लग गई जी। ये हमें आ सकता है पेपर में। हमने कहा कि अगर पुराने बॉन्ड, एक इस तरह मिसाल ले लें कि एक आदमी है, उसने जो है ना शिफ्ट करना है
किसी न्यू लोकेशन पर। आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो हैं वो पुराने शहरों से, गुंजानाबाद शहरों से थोड़ा बाहर सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं। कोई बूढ़े आदमी हैं, कोई वो कहते हैं कि जनाब मैं शहर से निकल के आबादी में चला जाऊँ, तो वो शहर से निकल के जब आबादी में जाते हैं तो वो पुराने बॉन्ड तोड़कर जाते हैं। अब वो सोसाइटी में पहुँचते हैं, उनके नए बॉन्ड अच्छे बन जाते हैं, उनका ज़्यादा अच्छा सेटअप बन जाता है, तो वो वापस नहीं आएँगे। यानी कि वो पानी के अंदर ही, सोसाइटी के अंदर ही हल हो जाएँगे, डिसॉल्व हो जाएँगे। लेकिन अगर उनके पुरानी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनका अपना पुराना घर याद आता रहता है, चाहे वो छोटा था, लेकिन वो उन्हें याद आता रहता है, तो फिर वो क्या करेंगे कि नए बॉन्ड तो कोई इतने फ्रूटफुल है नहीं, फ़ायदेमंद है नहीं, इतने एनर्जेटिक है नहीं, तो हम फिर वापस चले जाते हैं, तो फिर कंपाउंड हल नहीं होगा पानी में, वो इनसॉल्युबल ही रहेगा। इसे समराइज़ कैसे कर रहा हूँ, अगर न्यू बॉन्ड्स के दरमियान बनने से जो एनर्जी निकल रही है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा हो, तो कंपाउंड सॉल्युबल है। अगर न्यू बॉन्ड बनने से जो एनर्जी निकल रही है, जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, वो कम हो, तो फिर कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। बात बन गई जी।